नमस्कार दोस्तों, मैं विजित तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। इससे पहले पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है, जैसा कि चैप्टर का नाम है तनाव के प्रतिरूप, इस चैप्टर के नाम में ही इस चैप्टर का प्रश्न छुपा हुआ है कि तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और कुल मिलाकर प्रस्तावना हमें यही बता रही है कि चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए, जैसे कि देखो, हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान भी मुमकिन है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान मुमकिन कब हो सकता है? उन समस्याओं का समाधान मुमकिन जब हो सकता है जब हमें समस्या के बारे में पता हो। यानी कि जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसका उपचार करते हैं, तो सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं, उसकी जड़ें क्या हैं, वो उसके कारण क्या हैं और उसका उपचार क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर कोई बंदा मान लो किसी बीमारी से पीड़ित है, उस व्यक्ति को बुखार है, तो पहले हम ये जानेंगे कि वो इस बीमारी से पीड़ित क्यों हुआ, आखिर वो क्या कारण रहे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बीमारी कौन सी है और फिर उस बीमारी के हिसाब से उसका उपचार किया जाएगा। ठीक यही चीज़ किस में होती है? तनाव में होती है। ठीक यही चीज़ स्ट्रेस में होती है। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है ना, तो हमें पहले ये जानना चाहिए, नहीं कि पहले उसे भाषण देने लग गए, नहीं भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके स्ट्रेस का रीज़न क्या है। क्या वो रीज़न जो है वो लीगल है? क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। कई बार हम ऐसी इच्छाओं को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस का कारण जानना होगा, क्या वो कारण लीगल है या इलीगल है, फिर इसे जानना होगा और फिर उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, हमें ये जानना होगा। तो ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि तनाव क्या है और फिर उसके कौन कौन से प्रतिरूप हैं, तभी हम उससे लड़ सकते हैं। और ये चैप्टर हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें बताएगा कि तनाव के विभिन्न प्रतिरूप क्या हैं। हालांकि पहले और दूसरे चैप्टर में इसकी थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा करी है, लेकिन हम यहाँ पर इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, तनाव का जो सबसे पहला प्रतिरूप होता है वो होता है संघर्ष या पलायन। यानी कि जब व्यक्ति स्ट्रेस की पोजीशन में आता है, तो उसमें सिचुएशन में आता है, तो पता है क्या मुद्दा बनता है? तो मुद्दा ये बनता है कि या तो वो उस स्ट्रेस से लड़े या फिर उससे वो भाग जाए। संघर्ष का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना, परिस्थितियों का सामना करना, परिस्थितियों से तालमेल बैठाना। और जो पलायन है, पलायन का मतलब है कि अगर परिस्थितियाँ सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हों तो आप भाग जाओ, उसे छोड़ दो। जैसा कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है मान लो, तो कुछ बच्चे होंगे उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेंगे, उससे संघर्ष करेंगे और उसे जीत जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो होगा देखा जाएगा, कल देख लेंगे। तो संघर्ष और पलायन ये तनाव का पहला प्रतिरूप है। ये प्रतिरूप कैनन ने दिया है, हालांकि दिया किसी और ने, कैनन ने इसको आगे बढ़ाया है। तो कैनन ने ये बताया कि ना, तनाव पता है क्या है? तनाव एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। तनाव एक ऐसी सिचुएशन है जो अचानक से उठती है। ये एक इमरजेंसी टाइम पीरियड है और उसके माध्यम से जैसे ही हमारे सामने वो सिचुएशन आती है तो हमारा शरीर उसके रिएक्शन क्या देता है, यही चीज़ क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। यानी कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आई जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके विरोध में है, अब आप उसका सामना कैसे करोगे? तो जैसे सामने से एक्शन होता है तो हमारा शरीर भी रिएक्शन देता है। हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा सिस्टम बना है, नर्व्स बनी है, सेल्स बनी है, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सब पता क्या है? ये अपने आप से ही क्या करते हैं, पूरा का पूरा माहौल तैयार रखते हैं कि अगर शरीर को किसी प्रकार की समस्या है तो सबसे पहले शरीर हमारा खुद ही लड़ता है। अब ये हमारी मेंटलिटी पे होता है कि चीज़ों को हम कैसे लेकर चलेंगे। तो कैनन ने बताया कि तनाव क्या है? तनाव एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसे में क्या किया जाए? तो कैनन ने बताया है कि तनाव के संबंध में एक चीज़ होती है संघर्ष और दूसरी चीज़ है पलायन। कैनन के अनुसार तनाव पता है क्या है? पर्यावरणीय मांग का परिणाम है। यानी कि जो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? वो सभी चीज़ें जो हमें आसपास से घिरे हुए हैं। तो हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, इसके अलावा हम घर पर स्ट्रेस में हैं या ऑफिस में स्ट्रेस पे हैं या फिर रास्ते में स्ट्रेस पे हैं या किसी मेट्रो में, बस में या किसी भी जगह पर, तो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण जब हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता, तो हम तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के अंदर पता क्या होता है? व्यक्ति की स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। यानी कि सपोज डेट आप नॉर्मल तरीके से जा रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जाम सा लग जाए कहीं पर, या फिर घर में आप आए हो, अब घर में कलेश हो रहा है, या ऑफिस में जा रहे हो, किसी ने आपको डांट दिया, तो पता है सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपके आसपास माहौल गड़बड़ सा हो रहा है, आप जो काम करना चाह रहे हो काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपके मन में एकदम से क्या आएगा? आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी? असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी, आप तालमेल नहीं बिठा पाओगे और आप आ गए स्ट्रेस में।
तो तनाव क्या है? एक पर्यावरणीय डिमांड है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जो स्थिति है उसमें असंतुलन होता है और हमारे शरीर में खुद ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, ये क्या करती हैं? ऐसी चीज़ों में शरीर को संभाल लेती हैं। हर स्थिति से लड़ने के लिए ये हमारा जो शरीर है वो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन पता है क्या है? जो बंदा पलायन करता है, जो बंदा पलायन करता है, वो इन स्थितियों को क्या करता है? विकसित होने ही नहीं देता। कैनन बताता है कि हमारे शरीर में ना एक तंत्र होता है जिसे वो सहानुभूति संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब ये पता है क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी स्ट्रेस में हो, सामने वाला आपको क्या कर रहा है? सिंपैथी दे रहा है। तो जब सामने वाला सिंपैथी आपको दे रहा है तो आपको अंदर ना एक पॉजिटिविटी सी आएगी। आप मोटिवेशनल वीडियो से सुनोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी सी आएगी। तो तनावपूर्ण स्थिति में जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से भागीदार लेता है, वो संघर्ष करता है, वो लड़ने की कोशिश करता है, तो उस जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, हमारे शरीर के जो सहानुभूति सेल्स हैं, इमोशन सेल्स हैं, वो अपना वर्क करते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति एक ऐसी स्थिति का सामना करना हो जो डरावने वाली स्थिति हो, जो खतरे वाली स्थिति हो, तो ऐसे में उसके पास दो ही ऑप्शन है। सबसे पहली बात यह है कि उस स्थिति से संघर्ष करे या फिर उस स्थिति से पलायन करे। पलायन का मतलब भाग जाए। अब ऐसे में ना कई बार डर वाली स्थिति में कई सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति डर रहा है तो उसे एकदम से ना पसीने आ जाएंगे, उसका ना मुंह सूखने लग जाएगा, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो ना स्ट्रेस में आ जाएंगी, तनावग्रस्त हो जाएंगी, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, उसकी जो नाड़ी की दर है वो भी बहुत तेज़ गति से चलने लग जाएगी। इवन कई बार ऐसा होता है डर के मारे इंसान की सांसें तेज चलने लग जाती हैं। इवन आंखों की जो पुतलियां हैं वो भी फैल जाती हैं। अब ऐसे ही सिचुएशंस में पता है व्यक्ति कंट्रोल कैसे करता है? अपने आप कंट्रोल नहीं करता। जो हमारे शरीर का शारीरिक तंत्र है वो ऐसे में ना एक एनर्जी क्या करता है? छोड़ता है, जिसके परिणामतः शरीर आगे चलकर नॉर्मल हो जाता है। और इसी को हम सहानुभूति संवेदिका तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिन्हें इन शब्दों के बारे में पता है। जिन्हें नहीं पता तो वो एक चीज़ को फील करके देखें कि जब कोई बंदा आपको सिंपैथी देता है, कोई मोटिवेशनल सी आप जो वीडियो सुन लेते हो, तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप पॉजिटिव फील करने लग जाते हो। दूसरी बात कैनन ये बताते हैं कि एक ही स्थिति किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, जबकि एक ही स्थिति किसी के लिए तनावपूर्ण नहीं भी हो सकती है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति के सामने सांप आ जाए, तो सांप आते ही उसके सामने ना उसके फिर दो ऑप्शन होंगे। उसकी शरीर दो तरीके की प्रतिक्रिया करने की बात करेगा, दो तरीके का रिएक्शन करेगा। पहला तरीका ये होगा कि वो सांप से संघर्ष करे, दूसरा ये उससे भागे। अब ऐसे में असंतुलन की जो स्थिति आई, ये ना पूरे के पूरे शरीर के सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देती है। और जब ये स्थिति समाप्त हो जाती है तो मनुष्य फिर से संतुलन में आ जाता है। तो संघर्ष या पलायन दोनों ही प्रतिक्रिया लाभप्रद हैं और दोनों के लिए ही अलग अलग सिचुएशन बनी है। ये नहीं कि आप हर चीज़ का संघर्ष करो, कुछ चीज़ों से पलायन करना भी जरूरी होता है। तो हमारे सामने जो सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशंस में अगर हमें लगता है कि हमारा शरीर संघर्ष कर सकता है तो हमें सिचुएशन से लड़ना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि नहीं, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? वहाँ से निकल लेना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जैसा कि ये हमें पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया गया है कि देखो, सबसे पहले अगर कोई डराने वाली स्थिति है, तो जैसे डराने वाली स्थिति है तो पता है क्या होगा? तो ये होगा कि पाइथो जो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां हैं। जब हमारे सामने कोई डराने वाली स्थिति आएगी तो हम क्या है? जो डर जाएंगे। तो ये जो डरेंगे तो सबसे पहले हमें हमारा जो मस्तिष्क है वो कैट करेगा चीज़ों को, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले जो हम विचारों को ग्रहण करते हैं या कोई भी चीज़ें होती है वो हमारे मस्तिष्क को ही प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो किताब में वर्ड यूज़ किया गया है हाइपो थैलेमस, ये मस्तिष्क से जुड़ी परेशानी है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इससे पता क्या होता है? इससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और दो जगह जाती हैं, एक अंतःस्रावी तंत्र पर और एक सहानुभूति तंत्रिका तंत्र पर। अब जो ये सहानुभूति तंत्रिका तंत्र होता है, इससे चीज़ें अधिवृक्क ग्रंथि पर जाती हैं और पीयूष ग्रंथि पर। अब जो अधिवृक्क ग्रंथि है, पता है इसका क्या होता है काम? इसका काम ये होता है कि जब हमारा शरीर तनाव में आता है तो इससे ना एक हार्मोन निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। क्या होता है? जब हमारा शरीर तनाव में आता है तो एक हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन निकालने का काम किसका है? अधिवृक्क ग्रंथि का। जैसा कि हमारी तेज सांसें चलने लग जाती है, एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो इसी वजह से हो रहा है। और एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अब जो ये पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क से संबंधित है, हमारी किस संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। तो तनाव का पहला प्रतिरूप क्या है भाई? तनाव का पहला प्रतिरूप है संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया। संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया में क्या मुद्दा होता है कि मनुष्य की सिचुएशन अचानक से असंतुलन में आ जाती है, मनुष्य अपनी परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाता है। ऐसे मनुष्य के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो उन परिस्थितियों के हिसाब से अपना तालमेल बिठाए, उनसे संघर्ष करे या पलायन कर ले।
अब अलग अलग सिचुएशंस हैं, कई बार इंसान संघर्ष करके जीत भी जाता है, कई बार हार भी जाता है। तो कुछ जगह पर संघर्ष करने भी चाहिए और कुछ जगह पर पलायन करने में ही बुद्धिमानी होती है। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं तनाव के प्रतिरूप का, और वो है सामान्य अनुकूलन संरक्षण। अब जो ये सिद्धांत है ये सैल्य ने दिया है, हंस सैल्य ने दिया है, और उसने ये बताया कि ये 3 चरण होते हैं। जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में होता है ना, तो उसके 3 चरण होते हैं। देखो, अनुकूलन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, चीज़ें आप अपने हिसाब से कर रहे हो। लेकिन जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो उसमें पता है क्या होता है, एकदम से बंदा स्ट्रेस में नहीं जाता, एकदम से बंदे को फील ही नहीं होता कि वो तनाव में है। तो हंस सैली ये बताते हैं कि जब व्यक्ति तनाव की ओर जाता है ना, तो वो 3 चरणों में होता है। अब देखो, पहला चरण होता है अलार्म प्रतिक्रिया, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी पढ़ा था। अब ये अलार्म प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी कि अलार्म का मतलब क्या होता है भाई, एक तरीके से आपको अवेयर करना कि हाँ भाई देखो, ये चीज़ इसके लिए, अब ये चीज़ आप करो। तो हमारे शरीर में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अलार्म देते हैं कि हम तनाव में हैं और हमें वहीं पर संभल जाना चाहिए। अब देखो हमारी किताब क्या कहती है, देखो, अलार्म प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ना धीरे धीरे करके लड़ने की क्षमता में कमी आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध में कमी। प्रतिरोध का मतलब ये है कि हम जो है रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो तनावपूर्ण स्थिति का सबसे पहला चरण ये है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हमारी संघर्ष करने की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस चरण में जो वो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस मतलब मस्तिष्क से जुड़ी जो परेशानियां हैं, ये शुरुआत हो जाती हैं। तो जैसे ही मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हम चिंता करने लग जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब शुरुआत में ही पता है क्या होता है, फिर ये हमारे पूरे पूरे शरीर का जो सिस्टम है उसे प्रभावित करने लग जाती हैं। जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरेपेनेफ्रिन, ये चीज़ों का जो हार्मोन्स हैं, ये चीज़ें हमारे शरीर में निकलने शुरू हो जाते हैं अधिवृक्क ग्रंथियों के माध्यम से। अभी मैंने आपको बताया था अधिवृक्क ग्रंथि का काम क्या है, इसका काम है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। अब ऐसे में जब पहले चरण में इंसान तनाव में जाता है, तो हमारे शरीर की जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं, हमारे शरीर की जो ये रक्षात्मक प्रतिक्रिया ग्रंथि हैं, ये पता है क्या करती हैं, खुद ही चीज़ों से लड़ने लग जाती हैं, खुद ही शरीर को एक पॉजिटिव फील देती हैं। ये इसलिए इन्हें रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है कि ये शरीर की रक्षा करने के लिए ना खुद ही क्या है, निर्भर हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है मुद्दा, धीरे धीरे करके ना एड्रोकॉर्टिकल के बढ़ने की वजह से शरीर में एड्रोनाइलाइन का स्राव हो जाता है। इस प्रकार श्वसन और हृदय संबंधी गतिविधियां बहुत तेज गति से बढ़ती हैं। यानी कि जो सांसें तेज गति से चल रही हैं, हमारा हार्ट बीट्स बहुत तेज गति से चल रहा है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है एड्नोकॉर्टिकल। ये चीज़ें बढ़ जाती है, एड्नोकॉर्टिकल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पता क्या होता है, एकदम से तनाव की स्थिति में सांसें तेज से चलने लग जाती हैं, हृदय गति बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। इस प्रकार संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया में पता क्या होता है, शरीर खतरे की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारा शरीर बना ही इस प्रकार से है, हमारे अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा क्या रहती है, तैयार रहती है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्नोकॉर्टिकोट्रॉफिक। ये हार्मोन जो निकलता है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलता है। इस हार्मोन का काम ये होता है कि शरीर को तनाव की स्थिति में ऊर्जा दे और उस चीज़ से निपटने के लिए कार्य करे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो पता है इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। अब आपको कैसा पता चलेगा कि आप तनाव के प्रथम चरण में हो, तो पता है क्या है, बंदा कई बार ना बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और उस काम को करने की वजह से ना उसको उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। परिणाम ये होता है कि उसका शरीर ना वो एनर्जी गेट नहीं कर पाता, हर सेल्स एनर्जी गेट नहीं कर पाती जहाँ उसे एनर्जी गेट करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी ना सोचने में चली जा रही है, उसकी बहुत सारी एनर्जी तनाव लेने में चली जा रही है। जब व्यक्ति की बहुत सारी ऊर्जा तनाव लेने में चली जाएगी, तो शरीर की अन्य सेल्स को क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। परिणाम पता है क्या होगा, मनुष्य की पाचन क्षमता खराब हो जाएगी। मैंने हाईलाइट करे की चीज़ें, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने लग जाएगी यहाँ से। और अगर महिला है तो उसकी प्रजनन प्रणाली जो है वो भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब क्या होगा, क्यों, क्योंकि पाचन प्रणाली को, प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम को कोई भी ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी, सारी ऊर्जा तो सोचने में ही चली जाएगी। इसलिए अब मनुष्य तो हल्का हल्का बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, पहला चरण है। यानी कि जो हंस सैल्य हैं उन्होंने क्या कहा है, जब तनाव की जो पहली कंडीशन होती है वो अलार्म प्रतिक्रिया होती है। अलार्म प्रतिक्रिया में क्या होता है, जब मनुष्य ज़्यादा सोचने लग जाता है, ज़्यादा तनाव में आता है, तो परिणाम पता है इसका क्या होता है, परिणाम ये होता है कि ऐसे में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो उससे लड़ते तो हैं शुरू में, लेकिन मनुष्य भी हद से ज़्यादा ही सोचने लग जा रहा है, मनुष्य भी हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेने जा रहा है। तो पता है क्या हो जाएगा, तो हमारी शरीर की पाचन क्षमता धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम काम करने लगेगा। अब ऐसे में इन चीज़ों को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी ऊर्जा तो मस्तिष्क ही ले जाएगा, हाइपोथैलेमस ही सारी क्या कहते हैं ऊर्जा ले जाएगा।
तो परिणामतः क्या होगा, मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियां हमें होने लग जाएंगी। तो अगर आप में से किसी को ये है तो आप मान लो आप तनाव के पहले चरण में हो और यहीं से इसका इलाज करना शुरू कर दो, वरना चीज़ें बहुत गंभीर हो जाती हैं। अब देखो तनाव का दूसरा चरण क्या है। तनाव के दूसरे चरण में पता है क्या, अनुकूलन और ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसमें मनुष्य ना क्या करेगा, जब भी तनाव होगा तो वो उसका विरोध करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि तनाव का विरोध करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब पता है क्या होगा, अब पाचन क्षमता और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, अब हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बेकार हो जाएगा, प्रजनन प्रणाली और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, धड़कनें बहुत तेज गति से बढ़ेंगी, तेज़ी से सांस लेना पड़ेगी, सांसें जल्दी जल्दी फूल जाएंगी। अब ये मुद्दा ना ये गंभीर होता है। तो आप देख सकते हैं तनाव का कितना बड़ा जो है गहरा प्रभाव है। अब मनुष्य तीसरे चरण में पहुंचेगा। तीसरे चरण में ना अनुकूलन तंत्र पूरी तरीके से, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। मनुष्य हमेशा थकान का अनुभव करेगा, लंबे समय तक तनाव का अनुभव करेगा, विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाएगा, स्वास्थ्य समस्याएं के प्रति बहुत ज़्यादा असंवेदनशील हो जाएगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम कई बार आप देखते हो हार्ट अटैक आ गया इंसान को अचानक से, या दिमाग की नसें फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, अब वो इस स्थिति में पहुंच चुका है। तो तनाव बहुत तेज गति से और बहुत ही अगर लंबे समय तक है तो इसके परिणाम ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक हैं। वैसे तो हमारे शरीर का खुद सिस्टम ऐसा बना हुआ है, प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी बनी हुई है कि वो हर चीज़ से लड़ने में सहायक है, लेकिन उसकी भी एक मात्रा है। अत्यधिक तनाव ना सीमित समय के लिए होता है, लेकिन इसके प्रभाव ना बहुत लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। कुछ तनाव कम समय के लिए होते हैं, कुछ तनाव ज़्यादा। जैसे आप लोग अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई आपका इंटरव्यू है, तो वो जो तनाव है वो थोड़ी देर के लिए होगा और उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपका जो शरीर है वो उसका सामना कर लेगा, थोड़ी देर बाद शरीर नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनका रिसाव अचानक से होगा, ऊर्जा बढ़ेगी और तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो जाएगी, शरीर अपनी स्थिति में लौट जाएगा। लेकिन कोई तनाव ऐसा है जो लंबे समय तक चल रहा है, जैसे कि कोई बंदा मान लो कोई हिंसक रिश्ते में रह रहा है, उसका रिलेशन ऐसा बना हुआ है जिसमें लगातार हिंसा है, कार्य का लगातार बोझ है किसी व्यक्ति के ऊपर, बंदा ऑफिस जा रहा है लगातार तनाव में घूम रहा है, उसे कोई ना कोई कभी भी कोई सुना देता है, तो ऐसे में जो शरीर का संतुलन वो बना ही नहीं रहता। परिणाम ये रहता है कि इसका जो हृदय प्रणाली है, जो उसका हार्ट सिस्टम है, वो पता क्या हो जाता है, वो निगेटिव रूप में हो जाता है और स्वास्थ्य पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। परिणाम ये होता है कि बंदों को हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ये बताओ तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों में पहला प्रतिरूप क्या था, संघर्ष और पलायन की प्रतिक्रिया। फिर सामान्य अनुकूलन संरक्षण के बारे में किसने बताया, हंस सैले ने। प्रथम चरण में हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खराब होगा, दूसरे में और ज़्यादा, और तीसरे में इंसान बिल्कुल अंतिम अवस्था पर आ जाएगा। तो भैया तनाव बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है और ये आजकल के टाइम पे हर एक बंदा, लगभग 80% बंदे इससे प्रभावित हैं, ऐसा किताब के डाटा कहते हैं। तीसरा जो तनाव का प्रतिरूप है वो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान लेना, जानना किसी चीज़ को। तो ये सिद्धांत दिया है इस प्रतिरूप से जो जुड़े हैं वो हैं लेजरस और उनके सहयोगी ने इस दृष्टिकोण के बारे में बताया है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति के आसपास की जो सिचुएशंस हैं, व्यक्ति के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अब व्यक्ति उससे किस प्रकार से तालमेल बिठा पा रहा है। अगर वो तालमेल नहीं बिठा पा रहा है तो यहाँ से वो तनाव में आ जाएगा। जब व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि वो स्थिति कैसी है, देखो भाई तनाव में आने से पहले ना हमें पहले सिचुएशन जाननी पड़ती है। भाई मान लो आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो, तो आप चिंता का कारण पता लगाओ। अब ये तो आप ही पता लगाओगे ना। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को समझ पाते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि ज़्यादा होती है, उनकी मानसिक प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, वो ध्यान करते हैं, उनको ना चीज़ों को पहचानने की धारणा अच्छी होती है, उनकी यादें अच्छी होती है, वो समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनके पास लॉजिकल चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा विचार होते हैं। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यही कहता है कि जैसे एक व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो वो पता है क्या है, उसका जो शरीर है वो प्राथमिक और द्वितीयक दो तरीके से चीज़ों से निपटता है। यानी कि कुछ लोग प्राथमिक वर्ग में आते हैं, कुछ लोग दूसरे वर्ग में आते हैं। प्राथमिक वर्ग में वो व्यक्ति आते हैं जो शरीर और मनोविज्ञान के पहलुओं को जानते हैं और तनाव के नकारात्मक प्रभाव के आधार को सेट कर लेते हैं। जबकि दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तनाव से निपटने के उनके पास ना साधन नहीं होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास तनाव से निपटने के पर्याप्त साधन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तनाव से निपटने के पर्याप्त साधन नहीं होते। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण ये कहता है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप ये कहता है कुल मिलाकर कि मनुष्य जब तनाव में आए तो सबसे पहले उसे ना सिचुएशंस को जानना चाहिए। कई बार तनाव अच्छा भी होता है क्योंकि बंदा कई बार ना स्ट्रेस में आके ज़्यादा काम करता है, लेकिन कई बार ना ये ऐसा ही वैसे ही लोग कर सकते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हों, जिनका जो है सोचने विचारने की क्षमता ज़्यादा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। परिणाम ये रहता है कि वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं।
चौथा जो प्रतिरूप है यहाँ पर वो है व्यक्ति पर्यावरण प्रतिरूप। व्यक्ति पर्यावरण प्रतिरूप क्या है? तो ये प्रतिरूप 1982 में फ्रेंच, हैरिसन और कैप्लॉन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका ये मानना था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं और क्षमताएं जो हैं वो कम होती हैं। तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं और जो क्षमताओं में अंतर मौजूद है, ये बात हर इंसान को समझना चाहिए। तनाव पता है कब होता है? तनाव जब होता है जब एक व्यक्ति की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है, उसे काम तो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता उतने सारे काम को करने के लिए है ही नहीं। परिणाम क्या है? वो तनाव का अनुभव करेगा, उसे लगेगा कहीं उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अब ऐसे जैसे कोई बच्चा पूरे साल ना पढ़ रहा हो, अब एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे उसके पेपर हैं, तो वो अब तनाव में आ जाएगा कि भैया मैं इतना सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँ। तो 1982 में फ्रेंच, हैरिसन, कैप्लॉन ने जो ये सिद्धांत दिया, व्यक्ति पर्यावरण सिद्धांत, इसमें ये बताते हैं कि मनुष्य की जो है नीड बहुत ज़्यादा है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर बंदे की एक क्षमता ही तो होती है, वो उस क्षमता के हिसाब से तो काम कर पाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ें जब बेमेल हो जाती हैं तो मुद्दा बिगड़ जाता है और मनुष्य तनाव में आ जाता है। एक और सिद्धांत है, वो है मनोगतिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? मनोगतिक सिद्धांत। ये भी तनाव की व्याख्या करेगा। इसके बारे में फ्रेड बताएंगे। कौन बताएंगे? फ्रेड। और ये पता है क्या बताएंगे कि मनुष्य के अंदर ना सांकेतिक चिंता उठती है। मनुष्य तनाव में ना पता है क्या करता है? मनुष्य तनाव में उसके मन में बहुत सारी चिंताएं व्यक्त, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है उत्कंठा। तो उत्कंठा का मतलब ये चिंता। चिंता हर मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य भाग है, हर व्यक्ति के भीतर होती है, हर व्यक्ति चिंतन करता है, हर व्यक्ति की ये नेचुरल थिंग्स है क्या कि हर व्यक्ति चिंतन करेगा। कुछ लोग चिंतन की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग चिंता में ही लगे रहते हैं। ऐसे में जो हमारे शरीर की ऊर्जा है उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा चिंता में खर्च हो जाती है। परिणामतः शरीर धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है? कमजोर हो जाता है। जैसे कि लेविसन का दृष्टिकोण भी हमने पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं फ्रेड का जो दृष्टिकोण है ये लेविसन के ही दृष्टिकोण पर आधारित है थोड़ा थोड़ा। अब देखो, ये मनोगतिक सिद्धांत ये भी कहता है कि मनुष्य का जो माहौल है वो हमेशा दो चीज़ों पर निर्भर रहता है। हर मनुष्य का अपना एक आदर्श अहम होता है और हर मनुष्य की अपनी एक आत्म छवि होती है। हर एक बंदा ये चाहता है कि उसकी छवि खराब ना हो और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे समाज में सम्मान मिले। जब ये चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तो मनुष्य के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। जो एक आदर्श अहम है ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति पूरी तरीके से कर सकता है, व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरीके से प्रकट कर सकता है, व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन व्यक्ति को जब अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता तो पता क्या है? उसकी आत्मछवि खराब हो जाती है। परिणाम तो वो तनाव को लेने लग जाता है। और आजकल के टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवसर ही नहीं मिल पाते और वो तनाव में चले जाते हैं और वो मनोवैज्ञानिक रूप से फिर क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। छठा जो प्रतिरूप है वो है अनुवांशिक। देखो, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक जो होते हैं ये लोगों को अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक समस्या है। तो जेनोटाइप और फेनोटाइप दो चीज़ें होती हैं जिनसे हम तनाव को रोक सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। जेनोटाइप और फोनोटाइप शब्द का क्या अर्थ है? तो जेनोटाइप किसी व्यक्ति के माता पिता के आनुवंशिक संरचना को दर्शाता है कि आपके जीन्स कैसे हैं, और फेनोटाइप व्यक्ति की शारीरिक विशेषता को दर्शाता है। तो जेनोटाइप और फेनोटाइप की सहायता से भी तनाव को रोका जाता है। अब ये हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति में जीन्स अलग अलग होते हैं। अब जिसके माता पिता के जीन्स बहुत अच्छे थे, जिनके माता पिता की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, उस बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और फेनोटाइप का मतलब ये होता है कि हमारी खुद की शारीरिक विशेषताएं कैसी हैं। ये चीज़ घोष ने बताई थी 2015 में। और लास्ट का प्रतिरूप है प्रवणता तनाव प्रतिरूप। ये जेनेटिक प्रतिरूप का ही और विस्तृत रूप है। इसमें ना पता है क्या है? इसमें ये बात की गई है कि मनुष्य के जो जीन्स हैं, मनुष्य की जो आनुवांशिकता है, ये सिचुएशंस के साथ साथ चलती हैं और तनाव निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या का अनुभव हो रहा है जब वह तनाव के उच्च स्तर के संपर्क में आ रहा है, लेकिन जब वो तनाव की स्थिति अनुपस्थिति में होता है, यानी कि तनाव उसके आसपास नहीं होता, तो वो सांस लेने की समस्या का अनुभव नहीं भी कर सकता, भले ही सांस लेने की समस्या प्रकृति में अनुवांशिक हो। यानी कि मान लो किसी के घर में बहुत सारे लोग क्या हो, सांस फूलने की समस्या से ग्रसित हों, तो ऐसे में उस बच्चे के जीन में भी सांस फूलने की समस्या आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को जेनेटिक रोग होते हैं। लेकिन पता है क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो तनाव में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, तभी उनकी सांस फूले शायद, और जब वो स्ट्रेस में ना हो तब शायद उनकी सांस ना फूले। तो जो जेनेटिक रोग होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से आने वाली पीढ़ियों में हो, लेकिन ये कई बार ज़रूरी भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों में हो। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए, तो तनाव के पहला प्रतिरूप आप कौन सा बताओगे? संघर्ष या पलायन। दूसरा सामान्य अनुकूलन, उसमें थोड़े से साइंस के वर्ड हैं, बायोलॉजी के वर्ड हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जिसमें उसने 3 चरण बताए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण।
फिर है संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी। फिर व्यक्ति पर्यावरण संबंध, मनोगतिक सिद्धांत, आनुवांशिक और फिर प्रवणता तनाव के प्रतिरूपों का हमने अध्ययन किया। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है जो कि यही बता रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो और अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखो उस शब्द को आप ना सर्च कर सकते हो, उसके अर्थ को जान सकते हो, उसके चित्र देख सकते हो, तो चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। क्योंकि देखो अगर लेक्चर में एक एक चीज़ डिस्क्राइब करो तो लेक्चर कम से कम 150 2 घंटे का जा सकता है। तो 20 to 30 मिनट में चीज़ें क्लियर करनी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 90 to 95% चीज़ें क्लियर हो सकें और आप एक अच्छा आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।